हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल फर्स्ट चैप्टर को यहाँ तक पढ़ लिया था। आज से हमको स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है आप लोगों को, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल दीजिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी से। बिजनेस क्या होता है कल हमने बहुत बार समझा, उसको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। बिजनेस क्या होता है? एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस कोई सी भी स्केल का हो सकता है, लार्ज स्केल पर हो सकता है, मीडियम स्केल पर हो सकता है, माइक्रो स्केल पर हो सकता है, मिनी स्केल पर हो सकता है, छोटे से छोटा भी। अगर आप बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो बिजनेस की कैटेगरी में आएगा विथ द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। पर एक जो बिजनेस है ये बहुत ही कॉमन टर्म है, कॉमन पर्सपेक्टिव है बिजनेस का। आप बिजनेस में क्या कर रहे हो, आप कौन सी इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हो? आप कॉटन इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हो, आप प्लास्टिक इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप मतलब क्या कर रहे हो? बिजनेस तो एक कॉमन टर्म हो गई है ना। रिलायंस भी बिजनेस कर रहा है, एक पेटी मर्चेंट भी बिजनेस कर रहा है, तो ये क्लासीफाई कैसे होगा? रिलायंस अपनी कैटेगरी में बिजनेस कर रहा है और एक जो पेटी मर्चेंट है वो अपनी कैटेगरी में बिजनेस कर रहा है। जैसे किसी की ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेसिंग यूनिट है, किसी की फूड की प्रोसेसिंग यूनिट है, कर दोनों ही बिजनेस रहे हैं। तो इसीलिए बिजनेस को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ब्रॉड कैटेगरी, दो कैटेगरी आपके एनसीईआरटी ने बताई है। पहली कैटेगरी है इंडस्ट्री की, दूसरी कैटेगरी है कॉमर्स की। इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्शन होता है ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। इंडस्ट्री नाम से सुना ही आ रहा है, इंडस्ट्री मतलब कुछ समथिंग, मशीन मशीन चल रही है, कुछ प्रोसेस हो रहा है। आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे, आप और जगह वीडियो देखते होंगे कि इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का आप जैसे अगर सर्वे करने जाते हैं, इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ मशीन चलती रहती है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता रहता है। बिस्किट बनते हैं, चॉकलेट्स बनती हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कहाँ पर होती हैं? ये सारी चीजें इंडस्ट्री में होती हैं। वो बात एक अलग है, फूड इंडस्ट्री अलग होती है, बेवरेज इंडस्ट्री अलग होती है, वेयरेबल्स की इंडस्ट्री अलग होती है, ये सारी इंडस्ट्रीज अलग अलग होती है। फिर दूसरी बात, दूसरे टर्म हमारा आता है कॉमर्स का। कॉमर्स क्या होता है? आप बिजनेस करते हैं बाइंग एंड सेलिंग, तो क्या सिर्फ खरीदने और बेचने से बिजनेस हो जाता है क्या? अगर मैंने सोचा कि मैं कल से एक बिजनेस करती हूँ, मैं फोन की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती हूँ, तो मैं क्या फोन ऐसे ही बना लूंगी? नहीं, मुझे उसके लिए प्रॉपर मोल्ड की जरूरत होगी, सांचा के शेप देना होगा, मुझे ग्लास की जरूरत होगी, मदरबोर्ड की जरूरत होगी, सेमीकंडक्टर की जरूरत होगी। वो कैसे आएगी? मैं किसी को फोन करूंगी कि मुझे इतने इतने पीसेस की जरूरत है, मुझे इतने सेमीकंडक्टर यूनिट चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए, है ना। तो इसमें कौन सी इंडस्ट्री जुड़ी? इसमें कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जुड़ी। अब गुड्स मेरे यहाँ आएंगे, रॉ मटेरियल मेरे यहाँ आएंगे, किससे आएंगे? ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएंगे, है ना, ट्रक के थ्रू आएंगे। तो इसमें कौन सी इंडस्ट्री जुड़ी? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जुड़ी। ट्रक कैसे चलते हैं? डीजल से चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस, ये सारी जुड़ी। तो एक बिजनेस को करने के लिए जो सारी एक्टिविटीज उससे जुड़ी हुई होती हैं, मतलब कि अगर आप प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक, बिजनेस में जो भी सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी होती हैं वो कॉमर्स में आती हैं। मतलब कि एक तो ट्रेड है, बाइंग एंड सेलिंग ट्रेड हो गई, एक होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, इन सबकी हेल्प से आप ट्रेड कर पा रहे हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें हो गई कॉमर्स में। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो हम आगे और डिटेल में देखेंगे। तो चलिए, हम इसमें है, बिजनेस को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होती है? विच इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। Commerce include all those activities which are necessary for facilitating the exchange of goods and services. अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में वही समझा। On the basis of other two categories, classify business firm into industrial और commercial enterprise, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। इंडस्ट्री refers to economic activity, ठीक है। इंडस्ट्री, मैं ये सब प्रोडक्शन एंड सेल कर रही हूँ, अगर मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं करूंगी क्या? मैं नहीं करूंगी, लॉस होगा। ठीक है, चलो मैं एक साल लॉस में निकाल लूंगी, दूसरी साल निकाल लूंगी, पर मैं तीसरी साल नहीं निकाल पाऊंगी। मैं अपने जो मैं भी अब टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ, या फिर मैं जिस तरीके से यूज कर अपनी इंडस्ट्री को चला रही हूँ, वो मैं चेंज करूंगी कि क्यों, ऐसा क्या चीज हो रही है जिससे मेरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है ना। तो मेन एम है प्रॉफिट का। प्रॉफिट किससे जुड़ा होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने क्या करी थी कल, क्या समझा था इकोनॉमिक एक्टिविटी को? आप इंपोर्ट कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो विथ द मोटिव टू अर्न योर लाइवलीहुड, विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट।
हमने कल मंदिर वाला एग्जाम्पल समझा था, ठीक है। क्या है आगे, इंडस्ट्री रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। वही इंडस्ट्री है कि आप सामान लेकर आते हो, जैसे आपको बिस्किट बनाना है, पार्ले जी अगर आप मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा, मैदा आएगा बिस्किट बनाने के लिए, ऑयल आएंगे, शुगर आएगी, सॉल्ट आएंगे, तो आपने रॉ मटेरियल इकट्ठे कर लिए, फिर उसमें आपने इंडस्ट्री में आपने प्रोसेस किया, फिर आपने यूजफुल गुड्स निकाले, ठीक है। अगर पार्ले जी आपसे बोलेगी कि ठीक है ये लो मैदा ले लो, शक्कर ले लो, ये सब ले लो, तुम लोग अपने घर पर बना लेना, तो हम खरीदेंगे क्या? नहीं। तो आपकी क्या जरूरत है, हम अपने पेटी मर्चेंट से, हम नुक्कड़ वाली दुकान से हम यही सब लाके घर पर ही बना लेंगे, फिर आपकी हमको क्या जरूरत है ना। फिर आगे चलते हैं, टर्म इंडस्ट्री इज यूज फॉर एक्टिविटीज इन विच मैकेनिकल अप्लायंसेज एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व। वही हमने बात करी, इंडस्ट्री में मशीन्स होती हैं, मशीन्स चलती हैं। अब आप ये देखिए कि अगर मुझे पार्ले जी बनाना है तो मैं ऐसे ही बना लूंगी क्या? नहीं बनाऊंगी, टेक्निकल स्किल्स चाहिए, मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, किस रेशियो में मैदा डलेगी, किस रेशियो में शुगर डलेगी, किस रेशियो में सॉल्ट डलेगा, ठीक है। ये सब चीजें तो ये टेक्निकल स्किल्स होती हैं, ये भी इन्वॉल्व होती हैं, जिससे एक्टिविटीज जुड़ी होती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन है, प्रोसेस है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल, ठीक है। जैसे कि ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल में आपकी इंडस्ट्री आ गई, अमूल इंडस्ट्री आ गई। अमूल इंडस्ट्री में क्या करते हैं वो लोग, पशुपालन करते हैं, आपकी बफेलोज और जो आपकी काऊ है उनको रखते हैं, फिर उनसे मिल्क देती हैं वो लोग, फिर उसके बाद उनको प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसमें टेक्निकल स्किल्स जुड़ती हैं, मतलब कि अगर ये दूध आप कंज्यूमर तक 10 दिन बाद पहुंचना है, तो हम इसमें ऐसा क्या चीज इन्वॉल्व करें तो ये 10 दिन तक सेफ कंज्यूमर के पास पहुंचे, तो यही होगी टेक्निकल स्किल, ठीक है। द टर्म इंडस्ट्री is also used to mean group or firms producing similar or related goods. इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री हुई, बेवरेज इंडस्ट्री हुई, बैंकिंग इंडस्ट्री हुई, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हुई। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में सिर्फ एक एसबीआई है, एचडीएफसी भी है, आईसीआई भी है, एक्सिस भी है, एचडीएफसी भी है, आईडीएफसी भी है, तो ये सारी ग्रुप ऑफ बैंक हो गई, तो उनको भी आप इंडस्ट्री में काम कर बोलते हो। आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हो? मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे टेक्सटाइल है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी हो गई, प्रोडक्शन भी हो गया, कॉटन से लेके आने तक फिनिश प्रोडक्ट तक हो गया, मतलब एक पूरी, अगर एक चीज है फूड इंडस्ट्री है, तो फूड इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज इन्वॉल्व होती हैं आपकी, बिस्किट्स होते हैं, नमकीन होते हैं, आपके बेवरेजेस होते हैं, आपके कॉन्डिमेंट्स होते हैं, है ना। सारी चीजें होगी, पर वो फूड इंडस्ट्री ही कहलाएगी। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक में आपके गैजेट्स हो गए, आपका लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, किचन में आप बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करते हो, आप माइक्रो यूज करते हो, आप सैंडविच मेकर इलेक्ट्रिक वाला यूज करते हो, तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गई। तो इन कॉमन पैरलेंस में हम इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस इंडस्ट्री, और इंश्योरेंस को हम एक कॉमन हम उसको रेफर करते हैं कि हाँ ये इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री होती है जो कि किसी नेचुरल रिसोर्स से जुड़ी होती है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी जुड़ी हो सकती है, प्लांट से भी जुड़ी हो सकती है, मतलब कि एक नेचुरल रिसोर्स से जुड़ी होती है। आप वो इंडस्ट्री जिसमें वो रॉ मटेरियल जिसमें पहला कोई मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं होती। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब जैसे क्या हो गया, आप अगर कोई मिल्क की बिजनेस कर रहे हो, मिल्क का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, तो वो एक प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई। आप आप फ्रूट्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, आप वेजिटेबल्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई। हाँ, अगर मैं वेजिटेबल्स को लाकर उसको घर पे बनाकर फिर वो सेल आउट कर रही हूँ, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बने बनाए चीजों को लेकर आकर बना रही हूँ, तो वो एक प्राइमरी इंडस्ट्री नहीं हुई। समझिए बात को। अगर मैं मैंगो का बिजनेस कर रही हूँ, तो वो एक प्राइमरी इंडस्ट्री होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट खेत से आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या हो गई, मैं उस मैंगो को लेकर आकर माजा बना रही हूँ, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। वो प्राइमरी इंडस्ट्री नहीं रही, क्योंकि मैं प्रोड्यूस क्या कर रही हूँ, मैं ऑर्गेनिक चीजें प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, मैं उसमें कुछ इन्वॉल्व, मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके उसमें प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है। फिर आगे है, इसमें दो चीजें हैं, इसमें फिर से डिवाइडेड है दो कैटेगरी में, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और एक जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वही कि आप प्रोडक्ट, आपके जो भी रॉ मटेरियल है वो आप नेचुरल सोर्स से एक्सट्रैक्ट करते हो, जैसे कि आपका हो गया, जैसे फार्मिंग हो गई, माइनिंग हो गई, लुम्बेरिंग हो गई। लुम्बेरिंग मतलब कि जैसे आप ट्रीज को काटते हैं ना, टिम्बर वगैरह आप यूज करते हैं, टिम्बर काट के जिससे आपका पेपर वगैरह बनता है ना। जैसे हंटिंग हो गई, फिशिंग ऑपरेशन हो गया, पशुपालन हो गया, आपका मछली पालन हो गया, तो आप
मछली पालन में क्या है, आप डायरेक्ट सी से मछली निकाल रहे हो, तो आप एक प्राइमरी इंडस्ट्री हो, आप किसी एक चीज की स्टार्टिंग कर रहे हो, प्राइमरी चीज आपसे, कोई भी इंडस्ट्री है वो आपसे चालू हो रही है ना। जैसे अगर मान लीजिए पनीर इंडस्ट्री, अगर कोई कंपनी है वो पनीर बनाती है, तो पनीर वो बना रही है तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री नहीं हुई, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोसेस कर रही है, ठीक है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री हुई। फिर जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक में क्या होता है कि आप, आपके पास कुछ एक लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर आप उनका ब्रीडिंग कर कर या फिर उनका रिप्रोडक्शन कर कर आगे प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि पोल्ट्री फार्म हो गई, आपकी नर्सरी हो गई, है ना। नर्सरी में आप देखते हो जाकर कि आपके कुछ एक दो ही प्लांट्स होते हैं, नर्सरी वालों के पास एक दो ही प्लांट होते हैं, फिर उसमें से काट के ब्रीडिंग कर करके वो, और उसी में से ही आगे वो एक प्लांट के वो 10 प्लांट लगा देते हैं, तो वो एक जेनेटिक इंडस्ट्री हो गई, प्राइमरी इंडस्ट्री हुई, क्योंकि वी आर ऑलरेडी रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री है, प्राइमरी से आप लेते हो, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हो अपने वहां पे, फिर उसके बाद आप उसको प्रोड्यूस करते हो, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गई। क्या आप बोल रहे हैं इसमें, विच आर कंसर्न विथ यूजिंग मटेरियल्स विच आर ऑलरेडी बीइंग एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी सेक्टर, है ना। अगर आप जैसे पनीर इंडस्ट्री में हो, आपकी कंपनी पनीर बना रही है, पर दूध आप लेकर नहीं आ रहे, आप किसी से इंपोर्ट कर रहे हो दूध, तो वो आप सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गए। हाँ, अगर आप दूध का एक्सट्रैक्शन करते तो आप प्राइमरी इंडस्ट्री होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग ऑफ आयरन ओर, आप जमीन से आप आयरन ओर निकालते हो, आप आयरन ओर, फिर उसके बाद आप एक स्टील इंडस्ट्री हो, आप आयरन ओर जो कंपनी निकाल रही है उससे आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप एक सेकेंडरी इंडस्ट्री हो। हाँ, वो इंडस्ट्री जो आयरन ओर निकाल रही है जमीन में से, वो प्राइमरी इंडस्ट्री हुई, पर आप तो आयरन ओर निकाल नहीं रहे हो जाके, किसी और ने आयरन ओर ऑलरेडी निकाल दिया है जमीन पे से, आप वो उसको इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप वो सेकेंडरी इंडस्ट्री हो, ठीक है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होगी, उससे एक सरिया बनेगा, उससे घर के गेट बनेंगे, उससे बहुत सारी चीजें, स्टील प्रोड्यूस होगी आगे, तो आप एक सेकेंडरी इंडस्ट्री हो, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद सेकेंड इंडस्ट्री में क्या आती है, फर्दर डिवाइड होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वही है, आप कुछ लेकर आ रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो आगे, तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी फर्दर डिवाइडेड है 4 पार्ट में। एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री मतलब कि सेपरेट्स डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल, मतलब कि जैसे ऑयल रिफाइनरी है, एनालिटिकल मतलब कि आप एक क्रूड ऑयल जमीन से आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, क्रूड का कच्चे तेल का, फिर कच्चे तेल में बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, उसमें से पेट्रोल बन सकता है मशीन में से रिफाइन होके, फिर उसके बाद डीजल बन सकता है, फिर उसके बाद केरोसिन बन सकता है, मतलब आप एनालाइज कर रहे हो, एनालिटिकल इंडस्ट्री है, एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से बहुत सारी चीजें बन रही हैं। आप मिल्क का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आप मिल्क है आपके पास, उससे बहुत सारी चीजें बन रही हैं, मिल्क से एक कोई चीज तो बनती नहीं है, तो ये एनालिटिकल इंडस्ट्री हो गई। फिर उसके बाद है सिंथेटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, इन केस ऑफ सीमेंट, मतलब कि आपने सीमेंट के लिए आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, फिर उससे आप मिलाकर एक कोई नई चीज बनाते हो, तो वो आपकी सिंथेटिकल इंडस्ट्री हो गई। जैसे कि आप स्टील इंडस्ट्री मान लीजिए, आप आयरन और आपने यहाँ से लिया, फिर और भी चीजों की जरूरत पड़ती होगी, तो आपने यहाँ से किया, कंबाइन किया वेरियस प्रोडक्ट को, फिर आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया, तो वो एक सिंथेटिकल इंडस्ट्री हो गई। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या हो गई, जैसे कि शुगर है, पेपर है, आपने टिम्बर, जो टिम्बर अभी हमने लुम्बरिंग का एग्जाम्पल लिया, आपके पास टिम्बर आया, फिर आपने उसको प्रोसेस किया, फिर उससे आपने पेपर बनाया, फिर जो वेस्ट निकला, फिर उससे आपने कोई दूसरी क्वालिटी का पेपर बनाया। अब जैसे शुगर है, शुगर में जैसे शुगर केन आया, फिर आपने उसको प्रोसेस किया, एक्सट्रैक्ट किया, फिर शुगर आए, फिर उसके बाद मोलेसिस बने, फिर उसके बाद जो अभी जो उसकी छीजन होती है, जो आजकल है ना फ्यूल्स के रूप में, फ्यूल्स के उसमें यूज होती है, तो वो एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई। आप उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कुछ और चीज बना रहे हो। ऊपर हमने क्या किया, सिंथेटिकल और इन सब में आप उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हो, आप चीजों को कंबाइंड करके बना रहे हो, ठीक है, अंतर है, अंतर समझिए। फिर उसके बाद असेंबलिंग इंडस्ट्री, जैसे कि अभी मैं जो शुरू से एग्जाम्पल देती आ रही हूँ, कि आपके लैपटॉप है, आपकी फोन है, आपको फोन बनाना है, आपने यहाँ से सेमीकंडक्टर बना मंगाया, यहाँ से मदरबोर्ड मंगाया, यहाँ से ये मंगाया, वहां से वो मंगाया, वो सबको प्रोसेस कर कर आपने एक असेंबल किया, आपने फोन असेंबल किया, आपने लैपटॉप असेंबल किया, तो वो असेंबलिंग इंडस्ट्री हो गई। दूसरा है
सेकेंडरी इंडस्ट्री में पहला हुआ मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा हुआ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है भाई, जैसे कि आप बिल्डिंग बना रहे हो, डैम्स बना रहे हो, कैनाल्स बना रहे हो, जिसमें आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्चरल स्किल्स इन्वॉल्व होती है। कंस्ट्रक्शन, घर बना रहे हो आप, बहुत सारी चीजें बनती है, तो वो एक आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई। फिर तीसरी इंडस्ट्री होती है टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी और सेकेंडरी सेकेंडरी इंडस्ट्री को जो सपोर्ट करती है वो होती है टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आप एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। ठीक है, अब टेक्सटाइल में क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको कपड़ा बनाना है तो वो ऐसे ही कपड़ा बन जाएगा, नहीं बनेगा। बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉटन इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपको कॉटन कहीं से लाना पड़ेगा, तो वो जिस ट्रक से आ रहा है तो वो उसमें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जुड़ गई। आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हो, दूध की आप सप्लाई करते हो, तो अगर आप इसको दूसरे स्टेट आपको दूध भेजना है तो वहां पर आप पहले आपका दूध वेयर हाउस में रखा जाएगा। अगर मान लो डिले हो जाती है, इसका और एक और एग्जांपल है फूड आइटम्स। टमाटर हैं, टमाटर आप अगर ज्यादा राइप टमाटर हो तो आप उनको 2-3 दिन से ज्यादा बाहर नहीं रख सकते, आपको फ्रीज में स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो आपको अपने जो टमाटर हैं, आपके जो आप अगर मान लो फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपको अगर अपने प्रोडक्ट्स को, आप अपने फूड आइटम्स को, आपको नेचुरल फूड आइटम्स को सेफली पहुंचाना है तो आप वेयर हाउस में पहले स्टोर करोगे, है ना, कम्युनिकेशन करोगे, पैकेज करोगे, एडवर्टाइज करोगे। अब आपने नया नया बिजनेस खोला है तो आपके बिजनेस को कौन जानता है, तो आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, कम्युनिकेशन करोगे। आपको अपने बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है ना, जैसे हमने कल हुंडीज का एग्जांपल समझा था, बैंकिंग इंडस्ट्री है। तो ये सारी जो इंडस्ट्री होती हैं जो सपोर्ट करती हैं आपके बिजनेस को, आपके ट्रेड को सपोर्ट करती हैं, वो होती है टर्शरी इंडस्ट्री, मींस ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ये सारी चीजें कॉमर्स का पार्ट है। ठीक है, तो उसके बाद हाँ, अभी ये नेक्स्ट अपना आ गया कॉमर्स। कॉमर्स में क्या होता है, ट्रेड हमने पहले समझा, ट्रेड होता है और ऑक्सिलरी ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ट्रेड होता है, उस ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग से एंड कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इसमें ट्रांसपोर्ट भी होता है, बिजनेस भी होता है, आपका इंश्योरेंस भी होता है। ट्रक आपका, माल आपका यहाँ से यहाँ पर गया, बीच में आपकी ट्रक में आग लग गई या फिर चोरी हो गई, तो इसलिए इंश्योरेंस करवाते हैं आप। ठीक है, पैकेजिंग हो गई, वेयर हाउसिंग हो गई, ये सारी चीजें आपके ऑक्सिलरी ट्रेड में आती है। फिर उसके बाद कॉमर्स प्रोवाइड नेसेसरी अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। अगर आपकी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, आपका वेयर हाउस नहीं होगा तो कस्टमर तक माल कभी पहुंचेगा ही नहीं। आप प्रोड्यूसर हो, आप बना बना के भले ही आप अपनी फैक्ट्रीज भर लो, आपको जब तक आप सेल नहीं करोगे, मनी रियलाइज नहीं होगा, कंज्यूमर पैसा नहीं देगा, तब तक आप क्या करोगे, प्रोड्यूस प्रोड्यूस करके कुछ नहीं करोगे। ठीक है, अल्टीमेटली एम तो है ना कि बेचना। अल्टीमेटली इन सबका एम क्या है, आपका प्रोडक्ट बेचना, पैसे रियलाइज करना, प्रॉफिट कमाना। वो कब होगा, जब आपका माल कंज्यूमर तक पहुंचेगा तभी होगा। वो कैसे होगा, कॉमर्स के थ्रू, ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज के थ्रू, टर्शरी इंडस्ट्रीज के थ्रू। ठीक है, तो ये कॉमर्स है, ये सारी एक्टिविटीज प्रोवाइड करवाते हैं फॉर अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फिर एक हम चार्ट, बिजनेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री कौन सी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव, आप किसी कुछ एक्सट्रैक्ट करते हो, आयरन और एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप। जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक मतलब कि हमने ऊपर पढ़ा था कि आप जैसे कोई ब्रीडिंग कर रहे हो जैसे, या फिर आप कोई नर्सरी का काम कर रहे हो, तो वो जेनेटिक इंडस्ट्री हो गई। आप रिलेटेड तो प्राइमरी ही हो। आप जैसे कि आप मान लीजिए कि आज नर्सरी है, तो नर्सरी में कुछ प्रोसेस तो हो नहीं रहा, जो आप जो ये जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो अपने घर पर रखकर उसको आगे प्रोड्यूस करते हैं, पशुपालन होता है, मुर्गी फार्म होता है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री में आ गई क्योंकि इसमें कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री आ गई। अब जैसे अंडे हैं, अंडे अब यहाँ पर आ गए ऑमलेट इंडस्ट्री में, तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री होगी क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें प्रोसेस हो रही है। एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री। फिर दूसरी कैटेगरी होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन, जो कि आप कंस्ट्रक्ट करते हो। टर्शरी इंडस्ट्री जो इन दोनों को सपोर्ट करती है इंडस्ट्री, वो होती है टर्शरी इंडस्ट्री। अब आते हैं हम कॉमर्स में, ट्रेड होता है, ट्रेड में गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। ट्रेड इंटरनली भी हो सकता है, विद इन इंडिया भी हो सकता है, उसमें रिटेल होता है या फिर होलसेल होता है। इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। रिटेल मतलब आप एक एक सामान दे सकते हो, होलसेल मतलब एक एक सामान नहीं मिलता, आपको पूरा बंडल लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि एक मैच बॉक्स का 100 पीसेस का बंडल है, तो आप रिटेल में एक एक मैच बॉक्स खुली बेच सकते हो, पर होलसेल में आपको पूरा बंडल ही लेना पड़ेगा 100 मैच बॉक्स का। ठीक है, ट्रेड में आप
एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, ठीक है, एंटरपोर्ट करते हो, पोर्ट के थ्रू आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, तो वो एक्सटर्नल हो गया। फिर ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, मतलब कि वेयर हाउस है, इंश्योरेंस है, आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू है, आपका आप अपना सामान वेयर हाउस में रखते हो, बैंकिंग चैनल्स होते हैं, फाइनेंस होता है, अपना पैसे जो भी आपका मनी रिलाइज होता है वो बैंक में आप डिपॉजिट करते हो। अब घर पर थोड़ी ना रखोगे, जिसे आप बैंक में डिपॉजिट करो, जिससे आपका इंटरेस्ट आएगा, इंश्योरेंस करवाते हो, एडवर्टाइजमेंट करवाते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, आगे बोल रहे हैं ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आर इन्वॉल्व इन कॉमर्स। ये सारे जो आपकी प्रॉब्लम्स है वही तो दूर कर रहे हैं ना। अगर जैसे कि एडवर्टीजमेंट नहीं होगा तो आपका सामान नहीं बिकेगा, तो एक हिंड्रेंस हुआ ना, रुकावट हुई ना आपके ट्रेड में। तो इसलिए ये आप जो भी ट्रेड में आपकी जो भी रुकावटें आती हैं वो ये इंडस्ट्री, ऑक्सिलरी टू ट्रेड इंडस्ट्री, उसको दूर करती है। हिंड्रेंस कैसे हो सकती है, पर्सन की हो सकती है, प्लेस की, टाइम की, रिस्क की, फाइनेंस की, सबकी, किसी की भी हो सकती है, ठीक है। फिर आगे क्या है, द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज रिमूव्ड बाय ट्रेड बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कस्टमर्स फ्रॉम द पोजेशन और ओनरशिप प्रोड्यूसर्स। एक से दूसरी जगह जाता है, वही चीजें रिपीट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट रिमूव हिंड्रेंस, ट्रांसपोर्ट क्या रिमूव करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस कैसे जाएगी, उसका उसकी जो रुकावट है वो दूर करता है। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री, आपका माल सही तक पहुंच जाए कंज्यूमर तक, वो वो इंश्योर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस होता है आपका, कि आपका अगर डैमेज हो गया, फायर हो गई या फिर कुछ और चीज उससे अगर आपके गुड्स को नुकसान पहुंचता है तो वो इंश्योरेंस कवर करता है। फिर बैंकिंग सेक्टर हो गया, आपको कैपिटल की जरूरत है अपने बिजनेस को पूरा करने के लिए, तो उससे बैंकिंग सेक्टर से आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपके बिजनेस की कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी होती है। एडवर्टीजमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट से आप अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको अच्छे से कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हो, मार्केट में अवेलेबल करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जो हिंड्रेंसेस हैं वो कॉमर्स से दूर होती हैं। ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड वही है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिजिकल भी हो सकती है, वर्चुअली भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू द कंज्यूमर और यूजर्स। अल्टीमेट एम तो हमारा यही है कि हमारा जो गुड्स है वो मेन कंज्यूमर तक पहुंचे। दिस गुड्स, फिर उसके बाद these days goods are produced, these days goods are produced on a large scale and it's difficult to produce for producers to themselves to reach out to individual buyer or for selling their products। तो फिर आपने प्रोड्यूस बल्क में कर लिया, अब ये पहुंचे कैसे, माल तो मैंने बनाकर रख लिया पर मेन एम मेरा वो नहीं है ना। अब मुझे उनको पहुंचाना है तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढूंगी, ठीक है। अलग अलग स्टेट में मैं डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढूंगी, अपनी अपनी एक फ्रेंचाइजी ओपन करूंगी जिसके कारण से मेरा माल निकले और एंड कंज्यूमर तक पहुंचे। तो ये सारी सर्विसेज कौन सी है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। बिजनेसमैन आर एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ट्रेडिंग एक्टिविटीज में आप एंगेज होते हो, बाइंग एंड सेलिंग में एंगेज होते हो, कि आपका जो गुड्स है वो कंज्यूमर तक पहुंचे, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में पहुंचे, ठीक है। फिर एक्टिविटीज विच आर मेन फॉर असिस्टिंग ट्रेड, वही वाली चीज है, जो भी एक्टिविटीज आपकी ट्रेड को असिस्ट कर रही है जिसके कारण से आपकी ट्रेड पॉसिबल हो पा रही है वो होती है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इसमें आपका बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस, वेयर हाउस वगैरह, ये सारी चीजें ऑक्सिलरी टू ट्रेड होती हैं। इनफैक्ट दीज एक्टिविटीज सपोर्ट नॉट ओनली ट्रेड बट ऑल्सो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को भी, पूरी इंडस्ट्री को ही सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ऑक्सिलरीज जो है वो एक इंटीग्रल, एक मेन पार्ट है कॉमर्स का, जिसके थ्रू बिजनेस चलता है, बिजनेस एक्टिविटी इन पर्टिकुलर, कॉमर्स इन पर्टिकुलर एंड बिजनेस एक्टिविटी इन जनरल। मतलब कि ऑक्सिलरी है कॉमर्स में पर्टिकुलरली, बिजनेस जो ऑक्सिलरी इंडस्ट्री है वो कॉमर्स इंडस्ट्री को पर्टिकुलरली बिलोंग कर रही है, बिजनेस एक्टिविटी को जनरली बिलोंग कर रही है। मतलब कि बिजनेस एक्टिविटी में वो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है, किसी भी तरीके की बिजनेस एक्टिविटी होती है, तो वो जनरल हो गई, ठीक है। कॉमर्स इन पर्टिकुलर वो कॉमर्स इंडस्ट्री को ही सपोर्ट कर रही है, तो वो एक जनरल हुआ। फिर दिस एक्टिविटी ये रिमूव करते हैं हिंड्रेंसेस, जो भी कनेक्शन होता है आप प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में, जो भी कनेक्शन होता है उसको और स्मूथली चलाते हैं, जो भी उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम आती है उनको वो दूर करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह गुड्स मूव होते हैं, बैंकिंग सेक्टर हमको हमारे जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी और फाइनेंस रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है, इंश्योरेंस होती है, वेयर हाउसेज होती है, एडवर्टीजमेंट वगैरह होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। ऑक्सिलरी टू ट्रेड आर ब्रीफली डिस्कस्ड एज, ऑक्सिलरी टू ट्रेड वाली एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं अब इन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सेफली पहुंच जाए, पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल टी इज मेनली प्रोड्यूस इन आसाम,
कॉटन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, जूट इन वेस्ट बंगाल, यहाँ इन स्टेट्स में ये पर्टिकुलरली प्रोड्यूस होती हैं। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता, मैं यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश में बैठी हुई हूँ, अगर मुझे चाय पत्ती चाहिए, अपने घर में चाय बनाना है, पर चाय पत्ती तो आसाम में प्रोड्यूस हो रही है, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो मुझे वो चाय पत्ती कैसे मिलती, मैं अपने घर में चाय कैसे बना पाती। ठीक है। अगर जैसे कि मान लीजिए जूट है, मुझे जूट चाहिए, मुझे जूट का कुछ सामान बनाना है, या फिर मुझे जूट के बैग्स में कुछ स्टोर करना है, पर वो वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस हो रही है, पर मुझे चाहिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता, कम्युनिकेशन नहीं होता, तो मैं कैसे कर पाती, नहीं हो पाता। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही एक स्टेट से प्रोड्यूस होकर डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ कंट्रीज में जाता है। इससे हमारे ऑब्स्टिकल, जो प्लेस की ऑब्स्टिकल होती है, वो दूर होती है। अब कैसे जाता है, वो रोड से भी जा सकता है, वो रेल से भी जा सकता है, वो शिप से भी जा सकता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग अलग हो सकते हैं, पर मेन है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन भी चाहिए, है ना, कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, पोस्टल सर्विसेज भी होना चाहिए। मैंने वही बोला ना, अगर मुझे जूट बैग बनाने के लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगी, मैं फोन से ही तो पहले कम्युनिकेट करूंगी। अगर मैं वहां पर जाकर पूछूंगी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। मुझे अगर जूट बैग चाहिए, अगर मैं वेस्ट बंगाल, सपोज करो मैं मध्य प्रदेश से वेस्ट बंगाल जा रही हूँ सिर्फ जूट बैग प्रोड्यूस लेने के लिए, परचेज करने के लिए, किस भाव का मुझे जूट बैग पड़ेगा वो, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कब मैं कम्युनिकेट करूंगी, दुकानदार के पास जाऊंगी, कम्युनिकेशन फोन से ही नहीं, जाकर भी बातचीत भी कम्युनिकेशन होती है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप लोग मुझसे बदले में सवाल पूछेंगे, तो क्या क्या हो रहा है, ये कम्युनिकेशन ही हो रहा है ना। चैनल जरूरी नहीं है कि फोन ही चैनल हो, इंटरनेट भी कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, टाइपिंग भी, मैसेज भी कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। कम्युनिकेशन मतलब होता है एक मैसेज का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है। फिर आ जाता है बैंकिंग और फाइनेंस, वही बैंकिंग एक्टिविटीज है। जैसे कल हमने समझा था कि हुंडीज है, हमको जैसे पहले के जमाने में हमारा पेमेंट लेट आता था, 15 दिन बाद पेमेंट आ रहा है, 1 महीने बाद पेमेंट आ रहा है, तो पर मेरे पास कैपिटल उतनी नहीं है, उसके बीच में मैं क्या करूंगी, मैं किसी और से उधार ले लूंगी। तो ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर का, क्रेडिट का ऐसे ही अराइज हुआ। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस का पूरा ही ओवरकम कर दिया बैंकिंग सेक्टर ने। आप एजुकेशन लोन ले लो, आप बिजनेस लोन ले लो, और आप अगर छोटा है एंटरप्राइज आपको शुरू करना है, कहाँ किस किस चीज के लिए लोन नहीं मिलते, आप हाउस के लिए लोन ले लो, है ना, सब सब चीज के लिए लोन मिलते हैं आजकल। अब नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑब्टेन बाय बिजनेसमैन फ्रॉम द बैंक। ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर ने आकर क्या किया, जो हमारे फाइनेंस की प्रॉब्लम थी उसको ओवरकम किया। आप अपने जैसे आपका करंट अकाउंट होता है, आप उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो। क्रेडिट कार्ड हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है पर अर्जेंटली हमको सामान खरीदना है घर का, क्रेडिट फैसिलिटी हो गई। लोन इन एडवांस हो गया। फिर आगे क्या है, बैंक ऑल्सो अंडरटेक्स कलेक्शन ऑफ चेक्स, चेक भी हो सकता है, रेमिटेंस ऑफ इधर से उधर फंड जाना है ना। जैसे कि मुझे वेस्ट बंगाल फंड पहुंचाना है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं जाऊं वेस्ट बंगाल वो कैश को कैरी करके, मैं ऑनलाइन भी ट्रांसफर करवा सकती हूँ। ऐसे करके तो हमारे कितना कितना ईजी हो गई है हमारी लाइफ। इन फॉरेन ट्रेड है, मैंने यहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया, है ना। अब ऐसा तो है नहीं मैं यहाँ से शिप में बैठकर गुड्स लेकर जा रही हूँ, फिर वहां से पैसे लेकर आ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक शिपिंग कंपनी को अपना गुड्स दे दिया कि भैया यहाँ पर यूएसए में यहाँ पर एक में माल पहुंचाना है, मेरा माल पहुंच जाएगा, 10 दिन में पहुंचे, 15 दिन में पहुंचे, फिर वहां से वो लोग मुझे वायर ट्रांसफर कर देंगे, तो मेरे पास पैसा आ गया। ना मैं इधर से गई ना वो लोग उधर से आए, पर फिर भी हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो गया, आदान प्रदान हो गया गुड्स का। ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या है, commercial banks also help promoters of companies to raise capital from public, IPO। ठीक है। आजकल बहुत चीज चल रही है, बैंक हुए, हमारे सेबी हुई, स्टॉक एक्सचेंज हुआ। अगर मान लीजिए हमको पब्लिक से पैसा उठाना है, मैंने एक कंपनी शुरू करी, उसमें मुझे लगता है कि मुझे पब्लिक से पैसा उठाना है, तो आजकल आईपीओ आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उससे आप पब्लिक से पैसा उठा सकते हो। इंश्योरेंस, मेरा मेरा माल वहां पर गया, मैंने बोट के थ्रू अपना माल भेजा, समुद्र में तूफान आ गया या फिर शिप डूब गया, मेरा माल डूब गया, अब क्या, इंश्योरेंस के कारण से मैं प्रीमियम भरती रहूंगी, जितने का माल मेरा डूबा, मैं मेरे पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए पूरे, उतने उतने जो पैसे हैं वो मैं वापस ले सकती हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, मैरिज इंश्योरेंस हुआ, पेट इंश्योरेंस हुआ, आजकल तो कितने कितने तरीके के इंश्योरेंस चल रहे हैं। आप अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप अपने स्टॉक का इंश्योरेंस ले सकते हैं, है ना। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन ऑल केसेस, सारे केसेस में इंश्योरेंस प्रोवाइड होती है, आपको बस एक नॉमिनल अमाउंट की प्रीमियम देनी होती है, फिर आपका जो गुड्स है जिसकी भी आप इंश्योरेंस लेना चाहो वो इंश्योरेंस आपको मिल जाता है।
वेयर हाउसिंग, आपको गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। मैंने अगर मान लीजिए मेरी टोमेटो की इंडस्ट्री है, मैं टोमेटो एक्सट्रैक्ट करती हूँ फार्म से, अब मैं मेरे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, मेरे टमाटो सेल नहीं हो रहे हैं, अगर मेरा गोडाउन में पड़ा रहेगा तो टमाटो खराब हो जाएंगे, मुझे नुकसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी भैया, मेरे ठीक है टमाटो आ रहे हैं, मेरे पास अभी कोई सेल का ऑर्डर नहीं है, ठीक है, तो आप वेयर हाउस में रख दीजिएगा, 15 दिन के लिए रख दीजिएगा, 5 दिन के लिए रख दीजिएगा, उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे पर मेरा माल सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स टू प्रिवेंट लॉस और डैमेज। वेयर हाउस बिजनेस फर्म को हेल्प करता है स्टोरेज और अवेलेबल ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड। आपको चाहिए, ठीक है, मेरे पास अब ऑर्डर आ गए, तो ठीक है, मैं अब वेयर हाउस से निकाल कर भैया यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को दे दो, वहां की वहां मेरा माल पहुंचा दो, तो वेयर हाउस हो गया। एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज है। मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया है, पीआर इंडस्ट्री होती है ना, पब्लिक इंडस्ट्री, जैसे कि पीआर बहुत तरीके की होती है, माउथ टू माउथ होती है, अरे उस कंपनी का बिजनेस चिप्स लेना या फिर उस इंडस्ट्री के आप फूड प्रोडक्ट लेना बहुत अच्छी है, ये माउथ टू माउथ हो गई। एडवर्टीजमेंट में गई, रास्ते में होर्डिंग थी, मैं टीवी देख रही थी, टीवी में ऐड आया, मैं कुछ सोशल साइट पर, कुछ इंटरनेट पर, कुछ मैं सफरिंग कर रही थी, उसमें कुछ पॉपअप हो गया। एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, एडवर्टीजमेंट इज व्हाट यू पे फॉर एंड पीआर इज व्हाट यू प्रे फॉर। ठीक है, दिस इज एन ओल्ड सेइंग। एडवर्टीजमेंट है कि आप किस चीज के लिए पे कर रहे हो, पीआर पब्लिक रिलेशन है, इज व्हाट यू प्रे फॉर, मतलब कि पब्लिक रिलेशन है, आप उसके लिए कोई कुछ पे नहीं करते हो। मैंने किसी एक मैंने पार्ले जी खरीदे, मुझे मैंने खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मैंने अपने फ्रेंड को बताया, मैंने आप लोगों को बताया, यार मैंने कल एक वो चिप्स का पैकेट लिया था, एक बिस्किट का पैकेट लिया था, वो बहुत अच्छा था, तुम लोग भी वही ट्राई करना। तो उसमें जो पार्ले जी था उसने मुझे कुछ दिया, मुझे नहीं दिया, ये क्या हुआ, पब्लिक रिलेशन, माउथ टू माउथ। ठीक है, इट इज व्हाट यू प्रे फॉर, कि आपका पब्लिक रिलेशन से आपको और एक ऑर्गेनिक रीच बढ़े आपकी। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एंड पीआर एक्टिविटी आर टूल टू कॉमर्स, इन्फ्लुएंस एंड प्रमोट। इन्फ्लुएंस करते हैं, कि मैंने आपको बोला कि आप उस ब्रांड के बिस्किट खाना, तो मैं आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, ठीक है, प्रभाव डाल रही हूँ मैं, कि आपकी डिसीजन मेकिंग पे मैं प्रभाव डाल रही हूँ। फिर उसके बाद प्रमोट, आप अपना प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह प्रमोट करते हैं, ये सब चीजें हैं। फिर एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, ये आपके बिजनेस की ग्रो पर बहुत इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है कि आप हर एक कस्टमर को जा जाकर बोले, है ना, आपकी अगर एक बड़े इंडस्ट्री पर हो तो आप कितने के घर में जाओगे, टीवी तो सब जगह है, आप एक एडवर्टीजमेंट टीवी में लगा दो, आप ये देखो कि कौन सा अच्छा सीरियल आ रहा है, तो उस पर आप अपना एडवर्टीजमेंट डाल दो, या फिर न्यूज़पेपर पर एडवर्टीजमेंट डाल दो, तो वो एक चैनल से सबके पर पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होता है, देयर इज अ नीड टू परसुएड पोटेंशियल कंज्यूमर्स एंड बायर्स अबाउट द यूटिलिटी फीचर, है ना, आप फिर उसमें बताते हो कि आप हमारा हमारा जो बिस्किट है वो मैदा फ्री है, इसमें शुगर नहीं है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इससे मोटे नहीं होगे, सो एंड सो, आप अपनी प्रोडक्ट की खासियत उसमें बताते हो। फिर उसके बाद एक ये टेक्निक होती है, ऐसे आप पब्लिक रिलेशन टूल मैनेज करते हो, है ना। फिर उसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज, फिर से आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हो, तो ये चीजें हैं। फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट आर ऑलवेज अ पेड एक्टिविटी वेयर बिजनेस ऑक्यूपाइज स्पेस इन प्रिंट एंड नॉन प्रिंट मीडिया टू प्रमोट हिज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ऑलवेज होती है, पेड एक्टिविटी होती है। भले पीआर होती है, पब्लिक रिलेशन जो इंडस्ट्री होती है, नॉर्मली अनपेड होती है, जैसे मैंने बताया ना आपको, कि मैं आपको बोल रही हूँ पब्लिक रिलेशन, मैं आपको बोल रही हूँ यार उस टाइम पर उसमें खाना, ठीक है, वो वाली बिस्किट बहुत अच्छा है, तो ये नॉर्मली अनपेड होती है, वेयर बिजनेस एंटर्स इनटू अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन टू बिल्ड अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन। आप जैसे पीआर इंडस्ट्री होती है, जैसे कि आप माउथ टू माउथ करवाते हो, कि ठीक है मैं तुम्हारा एडवर्टीजमेंट करूंगी तो मेरा एडवर्टीजमेंट करना, है ना, इसमें जनरली पैसा इन्वॉल्व नहीं रहता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है, एक ऑब्जेक्टिव, एक स्टार्ट होता है, एक स्टार्ट पॉइंट होता है बिजनेस का, आप बिजनेस क्यों करना चाह रहे हो, है ना, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आप कोई भी चीज कर रहे हो उसका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसको एक गोल होना चाहिए। एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टू द अचीवमेंट ऑफ अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट refers to that all business people wants to get in return for what they do। ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब कि ठीक है मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ बिजनेस में, पर बदले में मैं क्या चाहती हूँ, ये बिजनेस का ऑब्जेक्ट हो गया। Business person themselves proclaim that their primary object
इज टू प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट. क्यों करना चाह रही हूँ? पैसा कमाने के लिए. एवरी बिजनेस इज सेट to be an attempt on the part of business people to get more than what they have spent or invested, or in other words to earn profit is in the excess of revenue over cost. मतलब कि मैंने 100 रुपए का मेरा मटेरियल लगा, सब कुछ मेरा खर्चा पूरा, बिजली पानी मेरे स्टाफ की सैलरी मिलाकर मेरा 1000 रुपए का खर्चा हुआ. अब मैं सोचूंगी कि मुझे कैसे 2000 रुपए अर्न करने हैं, मैं प्रोडक्ट की कैसी प्राइस रखूं जिससे मुझे 1000 रुपए इन्वेस्ट करके 2000 रुपए मिल जाए. ठीक है, यही प्रॉफिट हुआ, रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस. It is being increasingly realized nowadays that the business enterprise are part of the society and need to fulfill several objectives. जैसे कि आपकी social responsibility होती है to survive and prosper in the long run. आप सोसाइटी से कुछ ले रहे हो, सोसाइटी के आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, तो बदले में आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. जैसे आपने देखा होगा कि कंपनीज आजकल CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आजकल एमसी ने इंट्रोड्यूस करी है कि आप जो कंपनीज हैं वो इतना प्रॉफिट अर्न कर रही हैं सोसाइटी के, हमें नेचुरल रिसोर्स ही कर रही हैं, कंपनी लैंड यूज कर रही हैं, है ना. आप अपना बिजनेस ऑपरेट कहाँ करते हो? लैंड में करते हो. आप अपना बिजली पानी ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हो, तो आपके बदले में आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है आपकी सोसाइटी के लिए. तो वो उस चीज को लेके तो एमसीए बोलती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलती है कि आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज निकालकर सोसाइटी के लिए आप काम करोगे, ट्रस्ट के थ्रू करोगे, किसी को खाना खिलाओगे, चैरिटी करोगे, तो ये हो गई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये भी एक मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट हो कि सिर्फ आप पैसा कमाओ, नहीं, पैसा कमाना ही एक लीडिंग ऑब्जेक्ट है, पर मेन ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, प्रॉफिट इज फाउंड टू बी द लीडिंग ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट है बट नॉट दी ओनली वन. सिर्फ एक इकलौता ऑब्जेक्ट वही नहीं है. ऑल द अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट बी दी ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, इट्स इम्पोर्टेंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड. नहीं कर सकते. आप सोचो कि आप किसी को बोलो कि ठीक है आप बिजनेस करो, बस आप चैरिटी के लिए बिजनेस कर दो, कोई करेगा? नहीं करेगा. हाँ, चैरिटी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, वन ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर ओनली ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता. एवरी बिजनेस इज अटेम्प्ट टू रीप मोर व्हाट दे हैव इन्वेस्टेड, है ना. आप प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हो, आप जो भी एक्सपेंस है उससे आप प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हो. प्रॉफिट में भी रिगार्डेड एज असेंशियल ऑब्जेक्ट फॉर बिजनेस, मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम होती है, फाइनेंस होता है कि आपको अपनी आपके लोग नीचे लोग भी जो काम कर रहे हैं उनको भी सैलरी देनी है, आपको बिजली का भी बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मेंटेनेंस करना है, अच्छे से काम करो आप, उसका करना है. ठीक है, it can be taken as the society approval for the utility of business. It builds the reputation of a business enterprise. इससे क्या होता है, अगर आप बदले में कुछ दोगे तो आपकी बिजनेस रेपुटेशन भी बढ़ेगी, है ना. कि जैसे कि अगर आप कुछ सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो तो एक नाम आता है कि चलो उस फलाने बिजनेसमैन ने सोसाइटी के लिए ये सब किया, ये किया, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपका. ठीक है. However, too much emphasis on profit to the exclusion of other objectives can be dangerous for good business. Obsessed with profit, business managers may neglect other responsibilities towards consumers, employee. ऐसा नहीं है कि जैसे आप मेडिकल इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, कोई एक आप ऐसा कोई मेडिसिन बना रहे हो जो कि एक सही नहीं है सोसाइटी के लिए, पर उससे आपकी अर्निंग हो रही है, विच इज नॉट गुड, है ना. आपको एथिकल भी रहना चाहिए, इसलिए हर एक बिजनेस के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, मॉरल बिजनेस होता है. जस्ट बिकॉज कि आप उस एक्टिविटी से आपकी अर्निंग हो रही है, मतलब कि जैसे आप एक कोई इंडस्ट्री चला रहे हो, उससे धुआं निकल रहा है, उससे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, पर आप दूसरे उसमें आप एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हो, उससे कितने लोग बीमार हो सकते हैं. तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी सोसाइटी के टूवर्ड्स, आपके एम्प्लॉय के टूवर्ड्स, अपने इन्वेस्टर्स के टूवर्ड्स, है ना. This may even be inclined to exploit various sections of society to earn immediate profit. This may result in the non-cooperation or even opposition from the affected people against the malpractice of business. आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि सोसाइटी के लिए सही नहीं है, वो भी आपके बिजनेस को हार्म करता है, बिजनेस के रेपुटेशन को हार्म करता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. द एंटरप्राइज माइट लूज बिजनेस और मे बी अनेबल टू अर्न प्रॉफिट. अरे उसकी तो मेडिसिन ऐसी निकल गई, मेडिसिन महंगी बहुत रहती है पर उससे हमें साइड इफेक्ट हो गए, है ना.
आपके कुछ दिनों तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चला, पर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, आपने अपने कंज्यूमर्स पर ध्यान नहीं दिया, अपने एम्प्लॉयज़ पर ध्यान नहीं दिया, आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, काम निकलवा रहे हो उनसे, ओवर शिफ्ट करवा रहे हो, पर उनको बदले में कुछ नहीं दे रहे हो। एक टाइम तक तो चल जाएगा, पर एक टाइम के बाद नहीं चलेगा, आपका बिजनेस की रेपुटेशन खराब होगी, एम्प्लॉय छोड़कर जाएगा, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय छोड़कर जाएगा, फिर आपका बिजनेस हैम्पर होगा, आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे, है ना। दिस इज एसेंशियल फॉर इट्स ओन सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी। इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है इफ यू आर अ बिजनेसमैन। ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्ट, अब एक्चुअली में क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए बिजनेस का। ऑब्जेक्ट आर नीडेड इन एवरी एरिया, हर एक एरिया में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आप क्यों सर्वाइव कर रहे हो, प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है आपका ऑब्जेक्ट। Since a business has to balance a number of needs and goals, it requires multiple objects. Multiple object होते हैं business के. It cannot be follow only one object and expect to achieve excellence. Object has to be specific in every area. हर एक area का object होना चाहिए. जैसे कि आगे समझते हैं. Some of these areas are prescribed as below. Market standing. मेरा object क्या है, मेरे मार्केट में मेरे बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, तो मेरा एक ऑब्जेक्ट है ना। Marinating goodwill and reputation of one's business is paramount to success and prosper. It helps in forming a distinct identity in the market. मतलब मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे मार्केट में सबसे अलग दिखना है। अगर कोई बोले कि मोबाइल कि मुझे मोबाइल लेना है, तो सबका मार्केट में हो कि हाँ मेरी कंपनी का मोबाइल हो, तो ये एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मार्केट में अलग हटना चाहिए। मेरा एम क्या है, मेरी मार्केट, मेरा जो बिजनेस का आइडिया है और जो मेरी बिजनेस में बिजनेस की रेपुटेशन है मार्केट में, वो अलग होनी चाहिए। A business enterprise must aim at standing on stronger footing, है ना। एक कॉम्पिटिटिव प्राइस हो, कैसे होगा, मेरी बिजनेस की क्वालिटी, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, है ना, जिससे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन हो। ऐसा है नहीं आपका प्रोडक्ट एकदम रद्दी है और बिजनेस की प्रोडक्ट की प्राइस ही बहुत ज्यादा है, ऐसे कैसे चलेगा। इनोवेशन, इनोवेशन भी आपके बिजनेस का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप 50 साल से वही चीज प्रोड्यूस करते आ रहे हो। पार्ले जी का एग्जाम्पल देखो, उसने भी एक नई वेराइटी निकाली, वही पार्ले जी चलती रहती तो क्या होता, कुछ नहीं होता। आपको इनोवेशन, आपको समय के साथ चलते रहना चाहिए, अपने आप को इनोवेट करना चाहिए, है ना। इनोवेशन एक सेंट्रल, एक ग्रोथ है आपकी बिजनेस की, एक कंपटीशन है। क्यों, क्योंकि आप एक फूड इंडस्ट्री में हो, नए नए अलग अलग कंपटीशन आजकल इतना बढ़ गया है, किसी भी चीज में हो कंपटीशन बहुत है। आप अपने आप को ग्रो नहीं करोगे, एक नए आइडियाज को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे अपने बिजनेस में, यू विल स्टैंड नो वेयर। तो वो भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपके बिजनेस का, इनोवेशन। It does not imply that a new product is to be manufactured. Any modification in the existing products to enhance its operation also denotes innovativeness. जरूरी नहीं कि पार्ले जी ने अलग अलग वैरायटी निकाली है ना। पार्ले की बिस्किट बहुत अलग अलग वैरायटी आई है, पर उन्होंने जो उनका कोर एक जो एलिमेंट है पार्ले जी का, उसमें भी एक नई वैरायटी निकाली है, तो वो भी एक इनोवेटिवनेस रहती है। There are two kind of innovation in any business. Innovation in product and services. Innovation in various skill and activities need to supply those products and services. Production services में भी करो, पर आप उसमें कुछ और skills जोड़कर आप एक कोई नया product भी supply कर सकते हो। No business enterprise can flourish in a competitive world without innovation. आप 18 से 50 साल से आप एक ही चीज इनोवेट करते आ रहे हो, एक ही चीज चलाते आ रहे हो, जरूरी नहीं है ना, कोई नहीं लेगा, सब लोग बोर हो जाते हैं, लोग आजकल बोर बहुत जल्दी होने लगे। आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी अपना इनोवेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप अपनी कुछ स्किल्स डालकर, मतलब कि जैसे एक फोन है, आप प्रेजेंट जो फोन आपका चला रहे हैं उसमें भी आप कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बल्कि एक दूसरा फोन वैरायटी भी निकाल सकते हो, उसमें कुछ एडिशनल स्किल इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कहने का मतलब है आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में वैरायटी लेकर आइए, चाहे एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हो, चाहे वो एक नया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हो, वैरायटी लेकर आइए अगर आपको इस कॉम्पिटिटिव बिजनेस में स्टैंड करना है तो इनोवेशन बिकम्स एन इम्पोर्टेंस ऑफ एज एन इम्पोर्टेंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन करिए, ठीक है, प्रोडक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50 आपने प्रोडक्ट अभी निकाल दिए, 50 आपने 1 साल बाद निकाले, 50 2 साल बाद निकाले, ऐसा नहीं है। इन ऑर्डर टू इंश्योर द कंटिन्यूस सर्वाइवल, आपको बिजनेस में बने रहना है तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी है। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एनी बिजनेस रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज, जैसे कि प्लांट मशीनरी है, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बिजनेस को प्रोड्यूस करने के लिए,
है ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए आपको, कैपिटल चाहिए। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। आपने बस सोच लिया मनी मन में, ना आपके पास प्लांट मशीनरी है, ना आपके पास कोई ऑफिस है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई एम्प्लॉय है, कैसे काम चलेगा? नहीं काम चलेगा। अर्निंग प्रॉफिट भी मेन एम होना चाहिए। तो हम शुरू से क्या था कि ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है, एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है माना, पर सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। मतलब कि आप प्रॉफिट अर्न करना है, पर बहुत सारी वो है ना ऑक्सिलरी टू प्रॉफिट अर्निंग। आप बहुत सारी चीजें इंप्रूव करोगे तो आपकी प्रॉफिट अर्निंग ऑलरेडी हो जाएगी। आपने मार्केट में नए नए रिसोर्सेज निकालिए, आपने मार्केट में नए नए प्रोडक्ट निकालिए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को आप यूनिफाई करिए, तो आपकी अर्निंग, जो आपका प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव है, वो अपने आप सपोर्ट करेगा। वो ये जो ऑब्जेक्टिव को, आपकी जो ऑक्सिलरी टू ऑब्जेक्टिव है, वो अपने आप सपोर्ट करेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव है ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड, हमने जो कैपिटल लगाई है। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उससे कुछ एक्स्ट्रा हमको मिले, तो वो प्रॉफिट अर्निंग हो गई। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही मैंने बताया, आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो बदले में भी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के टूवर्ड्स, वो भी एक आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। समथिंग इन रिटर्न आपको सोसाइटी को देना है। आप सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करिए, कोई एक कैंप लगाइए, जैसे कोई शुगर चेकिंग का कैंप है, या फिर कोई फ्री फ्री गुड्स का कैंप है, आप वो लगाइए। तो आप किसी ना किसी रूप में आपने जो सोसाइटी से लिया है वो आप वापस करिए। ये आपकी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिजनेस का। अब आते हैं बिजनेस रिस्क पर। बिजनेस रिस्क क्या होती है? कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं चलता, है ना। अनसर्टेनिटीज आती हैं, प्रॉफिट हुआ है आपको तो लॉस भी होगा, अनसर्टेनिटीज होंगी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अगर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है, वो डिक्लाइन भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का चेंज, जो उसका प्रेफरेंस है वो चेंज हो गया है। अभी तक वो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा था, अभी तक वो आपका जो बिस्किट है, जो आपके नमकीन है, वो लाइक कर रहे थे। अब मार्केट में कोई और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आ गया, मार्केट में कोई और नमकीन आ गया, तो आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो डिक्लाइन हो गई, तो ये रिस्क हुआ। ये हर एक बिजनेस में चलता है। इसी कारण से है इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, कंटिन्यूटी, अपने प्रोडक्ट पर काम करते रहिए अगर आपको सस्टेन करना है मार्केट में। तो लोअर डिमांड होगी, वही सेल कम होगी, आपका प्रॉफिट कम होगा, आप लॉस में जाओगे। ऐसे ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। इन अनदर सिचुएशन, जो आपको शॉर्टेज है रॉ मटेरियल में शूट अप फॉर प्राइजेस। मार्केट में आपकी एक दुकान पर 100 ही, मतलब आप एक दुकान पर 5 ही पार्ले जी हैं, पर डिमांड है 50 पार्ले जी की, तो अपने आप डिमांड बढ़ेगी, है ना। अपने आप आपके प्राइस शूट अप करेंगे। अब आप 5 रुपए का पार्ले जी है, सप्लाई आप कम कर रहे हो, डिमांड ज्यादा है, आप 5 रुपए के पार्ले जी की जगह 10 रुपए का पार्ले जी भी बेच सकते हो, पर एक टाइम तक। उसी ड्यूरेशन में किसी और ने 5 रुपए का सिमिलर प्रोडक्ट निकाल दिया, तो आप 10 रुपए का क्या, आप 5 रुपए का भी बेचोगे तो कोई नहीं लेगा, क्योंकि उनका टेस्ट चेंज हो गया है, कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो गया है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, as a result cost of production में increase which in turn में reduce profit. The firm using these raw material will have to pay more for buying them, है ना। मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो गया। दूसरी बात है कि आपने जो आप इनपुट लेकर आ रहे थे उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। आप मैदा लेकर आ रहे थे, मैदा का प्राइस इंक्रीज हो गया, उस कारण से आपने आपका बिस्किट का भी प्राइस इंक्रीज हो गया। उस कारण से आप जो 5 रुपए के पार्ले जी पे 2 रुपए कमा रहे थे, अब आप 1 ही रुपए कमा रहे हो, है ना। ये सारी चीजें, ये अनसर्टेनिटी है, मतलब रिस्क है बिजनेस के। जरूरी नहीं है कि आप आज 5 रुपए के बिजनेस के पैकेट पे 2 रुपए कमा रहे हो तो आप 2 साल बाद में 2 रुपए ही कमाओगे। आप 3 रुपए भी कमा सकते हो, 50 पैसे भी कमा सकते हो। बिजनेस एंटरप्राइज कॉन्स्टेंटली, दो टाइप तरीके के रिस्क होते हैं, स्पेक्यूलेटिव एंड प्रेयर। स्पेक्यूलेटिव मतलब सट्टा लगाना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है। प्योर मतलब पूरा होगा ही होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। स्पेक्युलेटिव रिस्क इन्वॉल्व पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। मतलब कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 10 दिन चेंज हुआ, उनको पसंद नहीं आया, वो वापस आपके प्रोडक्ट पर आ गए, है ना। स्पेक्युलेटिव हुआ फ्लक्चुएशन, ऊपर नीचे, फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर है तो नीचे भी है। आपके प्रोडक्ट की डिमांड नीचे जा रही है तो एक टाइम बाद फ्लक्चुएट होकर वो ऊपर भी आ सकती है। ये है स्पेक्युलेटिव, सट्टा लगाना। कुछ भी हो सकता है। प्योर मतलब एक बार आपके बिजनेस की डिमांड गई तो वो गई, कोई चीज उसको ऊपर लेकर नहीं आ सकती है। ठीक है।
ये हो गई प्योर। फेवरेबल मार्केट कंडीशन आर लाइकली टू रिजल्ट इन गेन, मतलब कि जैसे कि अगर मान लीजिए बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, आपका रेनकोट का बिजनेस है, बारिश अभी कम हो गई तो आपका रेनकोट है या फिर अम्ब्रेला है, उसकी प्रोडक्ट इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है ना। अब मार्केट का सीजन बिल्कुल ही खत्म हो गया है, सॉरी इसका मानसून का सीजन बिल्कुल ही खत्म हो गया है, बारिश का सीजन पूरा ही खत्म हो गया है, तो ये पूरा रिस्क हो गई, कोई सर्दियों में छाता नहीं लेगा आपका, तो ये प्योर रिस्क हो गई। मॉनसून में एक स्पेक्युलेटिव हो गई, ठीक है, समझिए आप, आई होप आप लोग रिलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। द चांस ऑफ फायर थेफ्ट स्ट्राइक आर प्योर रिस्क, माल जला तो पूरा जला, ऐसा नहीं है कि आधा बिस्किट जल गया आधा बिस्किट बिस्किट नहीं जला, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, आप एक जगह से दूसरी जगह आपका बिजनेस आपका प्रोडक्ट जा रहा है तो स्पेक्युलेटिव है, आपका एक्सीडेंट ट्रांसपोर्ट का, आपका जिस ट्रांसपोर्ट से जा रहा है उसमें एक्सीडेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हाँ, पर एक बार एक्सीडेंट हो गया तो वो पूरा ही प्योर रिस्क हो जाएगा। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, अब बिजनेस रिस्क की क्या क्या नेचर है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में क्या है, रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। नेचर क्या है बिजनेस रिस्क का, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे बिजनेस रिस्क है क्या, असेंशियल पार्ट है। कोई भी बिजनेस, मैंने आपको बताया शुरू में ही, कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं हो सकता। नो बिजनेसमैन कैन अवॉइड रिस्क, कितना भी कॉशियस हो जाओ, कितनी भी सब कुछ कर लो, इंश्योरेंस ले लो, कुछ भी ले लो, बिजनेस रिस्क कम बिजनेसेस इन्वॉल्व होगी, हाँ, पर बिजनेसेस को आप ये सब चीजें करके कम कर सकते हो पर एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप इंश्योरेंस लेकर अपना बिजनेस रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हो। आप जैसे आपकी जो फैक्ट्री है उसमें आप फायर एक्सटिंग्विशर लगा लो या फिर आप सेफ्टी गार्ड्स रख लो कि फायर लगे तो रोक दे, आप मिनिमाइज कर सकते हो, पूरी तरीके से लगे ही नहीं फायर, है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। बिजनेसेस कैसे हो सकते हैं, अनसर्टेनिटी से हो सकते हैं, तूफान आ गया, कुछ भी हो गया, तो जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जैसे कहते हैं ना नेचुरल कैलेमिटी हो गई, आपके चेंज हो गई, डिमांड एंड प्राइसेस में चेंज हो गई, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया, ये बिजनेस रिस्क हुई, अनसर्टेनिटी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, कितना रिस्क है, अगर आप ज्यादा बड़ा बिजनेस है आपका तो रिस्क भी ज्यादा बड़ी होगी, छोटा बिजनेस है तो रिस्क छोटी होगी। नेचर ऑफ बिजनेस जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सोल्ड कर रहे हो, कितना बड़ा साइज है ना, ये फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि आपके बिजनेस का रिस्क कितना होगा। जैसे कि अ बिजनेस डीलिंग इन फैशनेबल आइटम हैज अ हाई रिस्क ऑफ डिग्री, है ना, हाई डिग्री ऑफ रिस्क। सिमिलरली अ लार्ज स्केल बिजनेस जनरली हैव अ हाई रिस्क, जनरली व्हाट स्मॉल स्केल है, मतलब कि फैशन इंडस्ट्री में है, अगर लोग उस पर्टिकुलर, जैसे कि बीच में कुछ भी आया जैसे बेल बॉटम पैंट्स का सीजन आया था, आप बिजनेस में आपने वो निकाल दिए, बेल बॉटम है वो पूरे ही गए तो पूरी तरीके से गए, उनको कोई नहीं पहनता, तो ये प्योर रिस्क हो गई, है ना। तो ये फैशनेबल रिस्क में, फैशनेबल अगर आप बिजनेस में हो तो वो ज्यादा एक रिस्क होती है, हाई डिग्री ऑफ रिस्क होती है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, नो रिस्क नो गेन। अगर मैं यहाँ से माल वहां पर भेजूं तो पॉसिबिलिटी है, अगर बीच में रास्ते में कुछ नहीं हुआ तो मुझे पूरा प्रॉफिट मिलेगा, पर रिस्क मुझे क्या लेनी पड़ेगी कि मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना, अनसर्टेनिटी है। एंड ओल्ड एज प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, ओल्ड एज प्रिंसिपल है, ओल्ड स्कूल प्रिंसिपल है, नो नो गेन नो रिस्क नो गेन। ग्रेटर रिस्क इन्वॉल्व है, आप ज्यादा से ज्यादा अगर माल इधर से उधर भेज रहे हो तो अगर वो पहुंच गया सही सलामत तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसमें माल ज्यादा था, आप भेजी एक एक ट्रक रहे हो तो कैसे इतना प्रॉफिट होगा, तो जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट इज दस द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क कैसे हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटी से हो सकता है, नेचुरल कॉज हो सकता है, मतलब कि इसमें नेचुरल कॉज मतलब जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, जैसे कि अर्थक्वेक है, ऐसा तो है नहीं किसी ने जाके नीचे से आपने धरती हिला दी, या फिर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं किसी ह्यूमन ने जाकर वो हिला दी, ऐसा तो नहीं होगा, है ना, ये नेचुरल कॉज है। अर्थक्वेक आ गया, बहुत ज्यादा सडन बारिश हो गई, फेमाइन पड़ गया, सूखा पड़ गया, एकदम से ड्रेन हो गया, कुछ तो भी हो गया, नेचुरल कैलेमिटी मतलब जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। ह्यूमन इंटरवेंशन, मशीन चल रही थी, मशीन 2 घंटे ही चलनी थी पर आपका एम्प्लॉय सो गया, आपके एम्प्लॉय ने ध्यान नहीं दिया, दो घंटे की मशीन 10 घंटे चल गई, पावर फेलियर हो गया, है ना, एक्सेस उसमें कुछ ज्यादा डल गया, 2 किलो ही शक्कर डालनी थी पर ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण, ह्यूमन मिस फेलियर के कारण से उसमें 10 किलो शक्कर लग गई,
ये रिस्क हुआ। इकोनॉमिक कॉस्ट, पैसा नहीं है चलाने के लिए, मेरे पास डिमांड तो आ रही है, मुझे सप्लाई तो करना है अपने गुड्स एंड सर्विसेज का, पर मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, दिस मेनली अनसर्टेनिटी ड्यू टू डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन प्राइस हो गया, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मतलब पैसे से रिलेटेड कुछ भी चीज हो गई है ना, मेथड ऑफ प्रोडक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, फाइनेंशियल रिस्क हो गई, जहाँ से मैं बोरो कर रही थी उसने, बैंक ने अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया, मुझे लोन नहीं मिला, है ना, या फिर मैंने जो पैसा कमाया था उसमें विंडफॉल टैक्स सरकार ने अप्लाई कर दिया। विंडफॉल टैक्स मतलब मालूम होगा, मतलब कि जैसे अगर मुझे एकदम से, मैं पेट्रोल का बिजनेस कर रही हूँ, एकदम से पेट्रोल के भाव बहुत बढ़ गए, मुझे अंधाधुंध प्रॉफिट हो गया, तो सरकार उस पर विंडफॉल टैक्स लगा दी कि मतलब कहाँ आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होता था, अब आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आप विंडफॉल टैक्स भरिए। सरकार ने ज्यादा रेट लगा दिया टैक्स का, अभी तक मैं 5% टैक्स पे कर रही थी, अब मुझे 60% टैक्स पे करना पड़ रहा है। ठीक है, अदर कॉजेज हो गए फ्लक्चुएशन, अगर आप बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो अपनी चीजें, एकदम से करेंसी रेट महंगे हो गए, या फिर आप कुछ भी अदर कॉज हो गया, आपका मशीन खराब हो गई आपकी, आप जो भी कर रहे थे, आपका एम्प्लॉय चले गए, एम्प्लॉय धरने पर बैठ गए, अनफॉर्चुन इवेंट हो गए, पॉलिटिकल कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, आपके यहाँ छापा पड़ गया, या फिर पॉलिटिकल पार्टी ने या फिर पीएम ने या फिर सीएम ने अपने भाषण में कुछ बोल दिया कि ये चीजें आप मत यूज करिए, आप इसका पानी मत पीजिए, और वही इंडस्ट्री का आप बिजनेस कर रहे थे, तो ये अलग अलग कॉज है। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं स्टार्टिंग अ बिजनेस, कैसे स्टार्ट करें, बेसिक फैक्टर। स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज इज सिमिलर टू एनी अदर ह्यूमन एफर्ट इन विच द रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ओन बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कि अगर आप मैं खुद से एक कोई इंडस्ट्री या फिर बिजनेस चालू करती हूँ, तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हूँ, और मैं कौन हुई, एंटरप्रेन्योर हुई। ठीक है, पहली लाइन में आपका ये लिखा है कि बिजनेस एक्टिविटी, स्टार्टिंग अप बिजनेस एक्टिविटी, एक बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करना इज सिमिलर टू एनी ह्यूमन एफर्ट इन विच रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्ट। मतलब कि क्या है कि आप रिसोर्सेज को एम्प्लॉयड कर रहे हो, आप रिसोर्सेज लेकर आ रहे हो एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, कि मुझे बिजनेस का, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपका, जैसे कि इनोवेशन ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपका, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्रोडक्शन आपका, कंटिन्यूस प्रोडक्शन आपका इन्वॉल्व होना चाहिए, तो ये सारी चीजें बिजनेस से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, विद आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस, जो एक बिजनेस यूनिट है, हम उसको बिजनेस एंटरप्राइज कहते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट एंटरप्रेन्योरशिप बिसाइड प्रोवाइडिंग एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द एंटरप्रेन्योरशिप इज रिस्पॉन्सिबल टू ग्रेट एक्सटेंट फॉर सर्टेन एंड एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द अदर टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। आप किसी को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो, आप किसी को प्रोफेशन, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक इंडस्ट्री चालू करी, मैं उसमें टैक्स से रिलेटेड एक्टिविटी है या फिर कंपनी लॉ से रिलेटेड एक्टिविटी है, तो मैंने एक सीए को हायर किया, मैंने सीएस को हायर किया, तो मैं एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ, मैंने मैनेजर को हायर किया, तो मैं एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ, साथ ही साथ मैं प्रोफेशन को भी एंगेज कर रही हूँ, प्रोफेशन हुए ना, प्रोफेशन डिग्री हुई ये सब। And in the process, buying and entrepreneurship become crucial for overall economic development of a nation. When you make this choice, आप एक जॉब प्रोवाइडर के साथ साथ जॉब सीकर, यू बिकम अ जॉब प्रोवाइडर रेदर देन द जॉब सीकर। हमारी जो आप क्या कह सकते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री है, हमको शुरू से, पहले की इंडस्ट्री की बता रही हूँ, पहले की एजुकेशन की बता रही हूँ, हमको शुरू से ये सिखाया जाता है कि आपको बड़े होकर कितने का पैकेज लेना है, हमको ये नहीं सिखाया जाता कि आपको बड़े होकर कितने का पैकेज देना है। तो आप एक जॉब सीकर के साथ साथ, आप पहले यहाँ पर जॉब सीकर थे, अब आप जॉब प्रोवाइडर बनते हो एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ। यू कैन इंट्रोड्यूस अ बिग डिफरेंस इन द इकोनॉमी। तो इससे क्या होता है, बिसाइड्स एंजॉइंग अ होस्ट ऑफ अदर फाइनेंशियल भी, एक फाइनेंशियल भी आपको रिवॉर्ड मिलता है, आप प्रॉफिट कमाते हो, साइकोलॉजिकल भी रिवॉर्ड मिलता है, आप अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, मैं जैसे 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ मैं, या फिर मैं 15 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ। ठीक है, टॉकिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप बाय स्टार्टिंग, एक अपने खुद के बिजनेस से स्टार्ट करना एक मैटर करता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि मैंने खुद के बिजनेस से स्टार्ट करी, इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक पर्पसफुल एक एक्टिविटी होती है, जिसमें आपको ज़रूरत होती है, आप मोबाइलाइज एक रिसोर्सेज मोबाइलाइज करते हो, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन करते हो विद अ व्यू टू डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर्स, है ना, कि मतलब जैसे कि मैं फूड इंडस्ट्री है, तो मैं रिसोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं लोग हायर कर रही हूँ, मैं रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं रिसोर्सेज चाहिए, मैं रिसोर्सेज मोबाइलाइज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक
अपने कस्टमर्स को एक सेटिस्फेक्शन दे पाऊँ अपने प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, दिस डेफिनेशन पॉइंट्स टू फैक्टर नीड्स टू बी कंसीडर फॉर स्टार्टिंग अ पॉइंट। ये सारी चीजें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग वन ओन बिजनेस डज नॉट इमर्ज स्पॉन्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि मैं कल सोते सोते मुझे लगा कि अरे मुझे बिजनेस शुरू करना है तो मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, नहीं। बिजनेस के लिए एक सालों साल की, बिजनेस शुरू करने के लिए एक सालों साल की प्लानिंग चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बिना प्लानिंग के बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। आपके जीन्स में होना चाहिए, आपके फैमिली में कोई करे या फिर आपके दोस्त लोगों में चर्चा हो कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, आप लोगों से इंटरेक्शन हो कि अच्छा हम माल कहाँ से परचेज करेंगे, हम किस किस को एम्प्लॉय रखेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी क्या होगी, हम हमारा प्राइमरी सेक्टर क्या होगा, हम बिजनेस किस चीज का करेंगे, है ना। फिर क्या है, इट बिकम्स इनऑपरेटिव टू लुक एट बोथ फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट एज वेल एज फैक्टर इन द इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ डिजायरेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी। आप इन्वायरमेंट को कैसे देखते हो, मतलब इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए और आपका परसेप्शन क्या होना चाहिए, आपका डिजायरेबल क्या है, वो फीसेबल है या नहीं, एक्चुअली में वो पॉसिबल है या नहीं है, ये चीज भी मैटर रखती है बिजनेस के लिए। सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज टू डिसाइड बाय एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप एक बिजनेस करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहेगा मैं किस चीज का बिजनेस करूं। He or she will obviously like to enter that branch of industry and commerce which has the possibility of greater amount of profit. Obviously, जिसकी मार्केट में जिसकी डिमांड ज्यादा होगी वही आप बिजनेस चूज करना चाहोगे, है ना, जिसमें आपको प्रॉफिट, आप जिस बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना चाहो सारा से ज्यादा। द डिसीजन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कस्टमर, किस मार्केट में कस्टमर की डिमांड ज्यादा है, कैसी टेक्निकल नॉलेज है, इंटरेस्ट क्या है, मतलब मैं इस चीज पर्टिकुलर प्रोडक्ट कर पाऊंगा भी या फिर नहीं कर पाऊंगा, डिमांड क्या है, कस्टमर इस चीज को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। आप पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पूरी R&D करोगे उस सेक्टर पे तभी आप कर पाओगे। दूसरा क्या है, साइज ऑफ बिजनेस। ऐसा तो है नहीं रातों रात आप एकदम से बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दो। स्टार्टिंग है, आप छोटे से शुरू करोगे, फिर मीडियम करोगे, फिर बड़ा करोगे, है ना। आपका बिजनेस MSME सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री भी हो सकती है, लार्ज इंडस्ट्री भी हो सकती है, यही हम सारी चीजें अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में करोगे, सर्विस में इंडस्ट्री में करोगे या टर्शरी इंडस्ट्री में करोगे, है ना। इफ द एंटरप्रेन्योर इज कॉन्फिडेंट दैट डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी गुड ओवर टाइम, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चीज का क्रेज आने वाला है तो आप वही बिजनेस करोगे। अभी आया नहीं है पर आपको, आप डैम श्योर हो कि इसका मार्केट में, मतलब फ्यूचर में इसका फ्यूचर है, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है, तो आप उसी चीज का बिजनेस स्टार्ट करोगे। पहले धीरे 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 करके आप एक लार्ज स्केल में ऑपरेट करोगे। फिर क्या है, लोकेशन एज अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज, कहाँ पर आप लोकेट करोगे, आपका बिजनेस कहाँ पर होगा। एनी मिस्टेक इन दिस रिगार्ड कैन, अगर कैन रिजल्ट इन द हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनकन्वीनियंस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज, आपका गुड्स है कोई रेलवे से आता है तो आप अपनी जो फैक्ट्री है वो रेल लाइन के पास में अगर एस्टेब्लिश करते हो तो एक ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपने, आपका प्रोडक्ट आ रहा है रेल से और आपने उसको 1000 किलोमीटर दूर अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश कर ली, इतना तो आपका जो पैसा है उतना तो कॉस्ट में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में चला जाएगा, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, है ना। कि लेबर कहाँ पर मुझे इजिली मिलेगी, मतलब कि मुझे सप्लाई कहाँ पर मिलेगी, है ना। वेयर हाउस कहाँ पर होगा, बैंकिंग सेक्टर मुझे कैसे, मैं बैंक से इजीली पहुंच पाऊंगा, वेयर हाउस कहाँ होगा आपका। अगर कोई आप ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग के 1 घंटे के अंदर अपना प्रोडक्ट वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, पर आपने अपनी लोकेशन ले ली वेयर हाउस की, इतनी दूर वहां पर जाने में ही वेयर हाउस में ही 1 दिन लग रहा है, तो कोई मतलब नहीं है ना ऐसा। चॉइस ऑफ लोकेशन भी मैटर करती है। फाइनेंसिंग दी प्रोपोर्शन, कैसे फाइनेंस रहेगा, आप खुद से फाइनेंस करोगे या फिर बैंक से फाइनेंस करोगे, कितनी कैपिटल रहेगी, दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो कौन कौन करेगा, कौन कौन कितना कितना कंट्रीब्यूट रहेगा, है ना। डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं तो वर्किंग कैपिटल होती है। फिक्स एसेट्स होते हैं जैसे कि एक बार ही करना है आपको, और जिससे आप, फिक्स एसेट्स क्या होंगे कि आप एक बार ही उनको परचेज करते हो। जैसे लैंड है, लैंड आप रोज रोज तो आप परचेज करोगे नहीं, रोज रोज तो इन्वेस्ट करोगे नहीं, तो ये फिक्स एसेट्स हो गई, ठीक है। जो आपके डे टू डे में, जैसे आपका रॉ मटेरियल है, बुक्स है, आपके जो भी और फिनिश गुड्स हैं, ये आपका डे टू डे एक्सपेंस में रिलेट हो गया। फिजिकल फैसिलिटी, availability of physical facility, machines and equipment, business and supportive service too is an important factor
टू बी कंसिडर एज स्टार्ट ऑफ द बिजनेस पॉइंट। मतलब फिजिकल, एक्चुअली में फिजिकल होना चाहिए। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रही हूँ तो मशीन होना चाहिए, मशीन के लिए मेरे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, मेरे पास टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए, है ना, तभी तो आगे वो चीज़ मैटर करेगी बिजनेस, तभी तो आगे मेरा चलेगा। आगे क्या है, कॉम्पिटेंट एंड कॉम्पिटेटिव वर्कफोर्स, एम्प्लॉय होना चाहिए, मैनेजरियल स्टाफ होना चाहिए बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ऐसा नहीं है मैंने बिजनेस सब कुछ कर लिया, मेरे पास स्टाफ ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं, है ना, ये भी चीज़ है। आपको एक कॉम्पिटेटिव कमिटेड वर्कफोर्स आनी चाहिए, प्रोफेशनल स्किल हो, जिसके पास टेक्निकल हो, स्किल्ड भी हो, अनस्किल्ड भी हो। स्किल्ड मतलब कि आप स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर क्या होता है, स्किल्ड मतलब एक किसी चीज में एक निपुण हो, मतलब एक कोई मैनेजर है जिसको पता है वो एक पर्टिकुलर मशीन कैसे चलती है, वो तो वो एक स्किल्ड हो गई। अनस्किल्ड क्या हुई, आप उससे कुछ भी काम करवा सकते हो, वो अनस्किल्ड हुई, है ना। जैसे कि छोटू है, एक मर्चेंट शॉप में छोटू है, छोटू ग्राहकों को भी डील कर रहा है, छोटू वहां से सामान भी लेकर आ रहा है, छोटू पैसे भी काट रहा है, तो एक ये अनस्किल्ड हो गई, है ना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है वो वाली चीज। प्लान शुड ऑल्सो बी मेड अबाउट हाउ द एम्प्लॉय विल बी ट्रेंड, कैसे होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय कोई है, उसको कोई मशीन नहीं आती है, आप उसको मोटिवेट करिए, आप उसको और ज्यादा ट्रेन करिए कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल पाए, है ना। टैक्स प्लानिंग हो, आप एक प्रोफेशनल को हायर करिए कि आप कैसे ना कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स आप बचा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। अब आप कैसे, जो आपका बिजनेस है आप उसको कैसे लॉन्च करोगे, मतलब कि आफ्टर द डिसीजन रिलेटिंग टू द अबव मेंशन फैक्टर, आपने ये सब ले लिया, आपको किस चीज का बिजनेस करना है, कौन से लेवल पर बिजनेस करना है, आपके पास मैन पावर है या नहीं है, आप कैपिटल कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, है ना, आप कहाँ कहाँ पर करोगे, आप फैक्ट्री कहाँ पर स्टेब्लिश करोगे, ये सब मैंने बेसिक चीज मैंने प्रिपेयर कर लिया। अब मेन आता है लॉन्च कैसे करोगे, मेन चीज। आफ्टर द डिसीजन रिलेटिंग टू द above mentioned factors that have been taken, जो एंटरप्रेन्योर है कैन गो ahead with the actual launching of the enterprise, would mean mobilizing various resources, fulfilling necessary legal formalities। मतलब कि आप पहले आपको लॉन्च करना है अपना बिजनेस 10 अलग स्टेट में, तो आपको पहले वहां पर माल पहुंचाना पड़ेगा, आपको वहां पे परमिशन लेनी पड़ेगी, उस स्टेट के गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। आपको अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, एक सेल्स कैंपेन स्टार्ट करना पड़ेगा आपको एक बिजनेस एंटरप्राइज आपकी कोई भी हो सकती है, आपकी अकेले की हो सकती है, पार्टनरशिप में हो सकती है, आपकी कंपनी हो सकती है, वो डिटरमाइन करेगी कि आपको कैपिटल कैसे कैपिटल है। अगर आपकी पार्टनरशिप है तो जो जो भी पार्टनर होंगे वो सारे कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे। बिजनेस अगर आप सोल प्रोपराइटर होते हो तो आप अकेले ही कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे, अगर आप कंपनी हो तो जो आपके शेयर होल्डर्स होंगे वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो बेस्ट वे टू यूटिलाइज द कैपिटल इन द फर्म कैसे होगी, वो आप सब लोग मिलकर डिसाइड करोगे। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो एक का से नहीं रहेगा, 3-4 जितने भी पार्टनर है, जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सबका से रहेगा, ठीक है। अब आपके यहाँ पर चैप्टर 1 खत्म होता है, ये आपके लॉन्ग आंसर हैं, ये आपके शॉर्ट आंसर हैं। अब इनको कैसे करना है ये सब है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप एक सेपरेट चाहते हैं इसमें कैसे, या फिर आपके स्कूल में या फिर कॉलेज में जो भी है आपको नॉलेज है क्या इन सब की क्वेश्चंस की, कैसे आगे है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि इसको आगे कैसे कैरी करना है, ठीक है। या फिर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको पहले से ही लिखना आता है, तो आप मुझे लिखकर कमेंट में आप जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं पूरे आपके आंसर्स चेक करके आपको रिप्लाई करूँगी। ऐसे भी कर सकते हैं, पर क्योंकि पढ़ने से ही मेन एम हमारा पढ़ना नहीं है, आपको मार्क्स सिर्फ पढ़ने से ही नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स आपके आंसर राइटिंग से मिलेंगे, आपके आंसर से मिलेंगे, क्योंकि आप वहाँ पर नहीं जा रहे हो, आपका आंसर वहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए, आप अपने आंसर लिखिए, फिर उसके बाद मुझे बताइए कैसे क्या करना है ना। तो कमेंट में मुझे, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में आप अपने डाउट्स लिखिए, मैं सबको रिस्पॉन्ड करूँगी। तो अब मिलते हैं सेकंड चैप्टर में। ओके, बाय।